ओम शांति। ओम शांति। एक समय होता है जब बच्चों की पहचान माँ बाप से होती है कि ये फलाने के बच्चे हैं, और एक टाइम ऐसा भी आता है जब माँ बाप की पहचान बच्चों से होती है कि ये फलाने के माँ बाप हैं। एक ऐसी हस्ती हमारे बीच में है। अगर मैं कहूँ आदरणीय सरोजनी बहन जी, तो आप में से शायद बहुत कम पहचानेंगे, लेकिन मैं कहूँ कि अस्मिता दीदी के मम्मी आदरणीय सरोजनी बहन जी, तो आप में से शायद काफ़ी पहचान लेंगे, क्योंकि अस्मिता दीदी को तो तकरीबन हम सब जानते हैं, उनके गीत हम सुनते रहते हैं। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में आदरणीय सरोजनी बहन जी, जो अस्मिता दीदी के लौकिक माता जी हैं, वो उनके साथ प्रसन्न भाई, उनके मामा जी और एक और माता जी हैं, वो हमारे बीच पधारे हैं। हम चंडीगढ़ फुलवाड़ी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है। आपका अलौकिक बर्थ यहीं का है, और इसीलिए आपका बहुत थॉट था कि अपनी अलौकिक जन्मभूमि में जाकर आएँ। स्पार्क विंग की मीटिंग के लिए आपका ORC आना हुआ, और इसीलिए साथ में आपने चंडीगढ़ का भी प्रोग्राम बनाया। अगर शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो आप वो हस्ती हैं जिनके लिए बाबा ने 1977 में 1 लाख रुपए खर्च किए। ठीक कह रहे ना बहन जी? क्योंकि 77 में चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में बहुत बड़ा मेला किया गया था, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए खर्च आए थे उस टाइम पर, और उसमें एक ही परिवार निकला था जो बहन जी का परिवार था। पहले भाई साहब अनुरूप मराठे जी ज्ञान में चले। आप माउंट कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में म्यूज़िक टीचर थे, और म्यूज़िक के बहाने ही बड़े दीदी आपको बुलाया करते थे और आपका ज्ञान में आना हुआ। साथ में दोनों बच्चे अस्मिता दीदी और प्रसन्न भाई बहुत छोटे छोटे थे, तो आपका भी आना हुआ। और कैसे फिर म्यूज़िक के बहाने ही आपकी ये यात्रा शुरू हुई। अगर भाई साहब की मैं बात करूं, अनुरूप मराठे जी की, तो अभी तो वो अपने दूसरे जन्म में हैं, लेकिन जिस स्थान पर आप बैठे हैं, ये स्थान, क्योंकि वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में टाउन प्लानर थे, तो उस टाइम पर उन्होंने ये प्लॉट काटा था, और स्पेशली क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट था तो इसीलिए उन्होंने सेंटर के लिए काटा था। तो ये स्थान भी उन्हीं की तरफ से, एक तरफ से बाबा ने उनको निमित्त बनाया इस स्थान के। और जो ज्ञान सरिता का प्रोग्राम यहाँ पर होता था कोविड से पहले, वो भी भाई साहब की ही मन की उपज थी, उसके भी निमित्त बाबा ने ही उनको बनाया। ऐसी बहुत सारी सेवाएं उन्होंने अपने बुद्धि के बल से शुरू की, इसीलिए अर्ली सेवाओं में भाई साहब का आपका बहुत योगदान रहा। जब भी हम पुरानी फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं तो बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स में आप, भाई साहब, अस्मिता दीदी नज़र आते हैं। तो आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपना वो अनुभव भी सुनाएंगे, और साथ में अभी जो आप 3 गीत सुन रहे थे, वो तीनों गीत अस्मिता दीदी और सरोजनी बहन के ही गाए हुए हैं। टेप में तो हम सुन ही रहे थे, आपके मुख अरविंद से भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले आदरणीय सरोजनी बहन अपना अनुभव और गीत सुनाएंगे, उसके बाद प्रसन्न भाई भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। शांति। थैंक यू दीदी, आपने सारी स्मृतियाँ फिर से उजागर कर दी। बहुत बहुत आनंद आया।
यहाँ जैसे ही पदार्पण हुआ कल, आते ही जैसे रोमांच खड़े हो गए कि यही वह भूमि है जो हमारी ज्ञान के जन्म की भूमि है, और यही चंडीगढ़ वो बड़ा सिटी ब्यूटीफुल है कि जहाँ हमने कुछ कर्मयोग भी किया, और सारा परिवार भी हम बहुत कृतकृत्य हो गए हैं। बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमको चुना, और यहाँ से चुना, चंडीगढ़ से। और दीदी ने कहा गीतों की बातें और अनुरूप जी की भी बातें कितनी बताऊं, क्योंकि 46 इयर्स हो गए एक यात्रा चल रही है। वैसे लंबी यात्रा है, लेकिन एक एक क्षण कैसे बाबा के साथ के अनुभव हमारे हैं, एकदम जैसे जादू की तरह हमारा जीवन कैसे बदल गया, बाबा ने कैसे परिवर्तन किया जीवन का, हर एक कोई अनुभव है। तो कुछ मैं मुख्य बातें बताती हूँ। पहले यहाँ चंडीगढ़ में कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ाती थी संस्कृत और म्यूजिक दोनों। वैसे तो कॉलेज में पढ़ाना था, लेकिन आते ही हमने कहा चलो अस्मिता का नाम भी यहाँ डालेंगे कॉन्वेंट स्कूल में, तो वहाँ चले गए। तो सिस्टर विंसेंट थी उस समय, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने कहा मैंने एमए म्यूजिक किया है और मैं ट्यूशन्स लेती हूँ जलंधर रेडियो स्टेशन से, मैं गाती हूँ। तो उन्होंने कहा आप भी आ जाओ ना स्कूल में। मैंने कहा यहाँ म्यूजिक टीचर की आवश्यकता है। पहले अस्मिता को एडमिशन नहीं मिलने वाली थी क्योंकि बहुत भीड़ थी, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा वाह बहुत अच्छी बात है, ज़रूर आएंगे। तो जैसे मुझे उन्होंने ले लिया, वैसे अस्मिता को भी वहाँ एडमिट कर दिया स्कूल में। इस तरह वहाँ स्कूल में सारे टीचर्स कहो या सारे स्टूडेंट्स, वहाँ उनको भी बाबा का परिचय देने का बहुत सुंदर मौका मिला है। और ऐसे हुआ कि उस समय मैं स्कूल में इतनी बिजी रहा करती थी 77 में, तो वहाँ मुझे समय नहीं मिलता था। ये मेला लगा 17 सेक्टर में, तो मैं पेपर्स चेक करने में इतनी डूब गई थी और जल्दी देने भी थे, तो मैं आई नहीं मेला देखने, कैसे आती थी। तो अनुरूप जी तो चले गए मेला देखने, क्योंकि उनके टेबल पर टाउन प्लानिंग का उनका काफ़ी अच्छा ऑफिस था 8 सेक्टर के पास, 18 सेक्टर में वहाँ ऑफिस था। तो वहाँ वो बैठे थे एक दिन, तो वहाँ पर गॉडली इन्विटेशन करके आया। तो उनको आश्चर्य हुआ कि गॉड मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो जाके देखे तो सही क्या है। तो उन्होंने सोचा जाना है। फिर उन्होंने नीचे नाम पढ़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो उनको याद आया कि सूरत वो गए थे गुजरात में, तो उनके भाई साहब के पास गए थे, तो वहाँ पर एक किताब पढ़ी थी, सौवेनिक पढ़ा था पहले जो बम्बई में हुआ था बड़ा प्रोग्राम उसका। तो वो किताब पढ़ी थी, तो वो उठाने लगे, तो भाई ने, छोटे भाई ने कहा बिल्कुल नहीं उठाना, किताब रख दो उधर। तो उन्होंने कहा क्या किताब देखने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बोला ना बिल्कुल नहीं उठाना। तो उन्होंने रख दी किताब। फिर वो भाई चले गए अपने काम पर। तो इनका समय कैसे महाभास हो जाए, अकेले बैठे थे हाँ। तो इसलिए उनको कहा किताब देखने में मैं कुछ बुरा तो नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा सा देखती हूँ ना, देखता हूँ ऐसे करके। उन्होंने वो किताब ऐसे देखी, तो देखते देखते, और उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी और इतनी तीव्र बुद्धि थी कि उनको छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करते थे। उसमें क्या मर्म है, उसमें कौन सी बात नहीं है, इसमें उनका ध्यान बहुत अच्छी तरह पहले से जाता था। तो टाउन प्लानिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत नवीनता लाई है। एक्चुअली वो बात तो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि वो पहले जलंधर में थे टाउन प्लानिंग, तो वहाँ पर बाद में चंडीगढ़ उनकी बदली हुई। तो जलंधर में थे, उनके ऑफिस के बाहर उन्होंने लिखा था
सिटी इज इट्स पीपल। सिटी क्या होती है, तो लोगों पर निर्भर करता है कि लोग कैसे, उनकी संस्कृति कैसी है, उस पर सिटी का वैभव है। तो उनको पहले से ही ये आत्मा की बातें या नैतिक जो होना चाहिए सब जगह और कैसे सुंदर शहर बन सकता है, इसका पहले ही मन में कल्पना थी और वो वैसे हो जाए इसलिए वो प्रयत्न करते थे। और ऐसा बैकग्राउंड उनका था, ना कि वो पूजा बहुत करते थे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मन में बहुत शुभभावना थी सारे लोगों के लिए और परमात्मा के लिए अंदरूनी उनको प्रेम था। तो ऐसे बैकग्राउंड में वो आ गए। तो वो ऑफिस गए थे तो उन्होंने मेले का निमंत्रण देखा। तो उससे पहले वो किताब भी देखी थी ना, तो किताब में उन्होंने एक आर्टिकल जस्ट देखा, तो उनको उसमें एक पॉइंट ऐसे बुद्धि को टच किया उन्होंने, वो पॉइंट कि वहाँ लेख में लिखा था कि शंख चक्र गदा पद्म विष्णु के अलंकार है। तो ये अलंकार है तो हम देखते हैं भक्ति मार्ग में भी, और बहुत अच्छा लगता है हमको विष्णु को देख करके, उनके श्लोक आते हैं अनेक प्रकार के। लेकिन उसका अर्थ क्या है, ये उधर लिखा था कि चक्र स्वदर्शन चक्र है और शंख है ज्ञान का शंख बजाना है, तो सभी को ज्ञान सुनाना है। एक गदा विकारों को मारने की गदा हमारे हाथ में है, ये चारों अलंकार हमारे हैं। पद्मा कमल फूल समान जीवन, इतना सुंदर अर्थ उनको मन को एकदम भा गया। तो उन्होंने कहा ये जरूर इसमें कोई बात है, तो इसलिए यहाँ वही नाम उन्होंने देखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वहाँ पर चंडीगढ़ में ऑफिस में। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने पढ़ा था वो, तो हम जरूर देखेंगे, मेरा क्यों नहीं जाएंगे। इस तरह यहाँ आना हुआ या तो वो तो गए मेला देखने, एक दिन गए, दूसरे पर सब छोटा था उसको स्कूटर पर पीछे बैठा के मेला देखने गए। तीसरे दिन गए, उनकी माता जी घर में थे, उनको लेकर गए। तो मैंने कहा वो क्या रहा है आपका, मेला देख लिया ना, रोज रोज क्यों जा रहे हो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, तो मैं तो बिजी थी अपने काम में। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी चलो, ये काम खत्म करो पूरा, बहुत सुंदर है मेला। इस तरह जैसे बाबा ने उनको पहले कदम से ही छूना है। तो मैंने कहा आ जाऊंगी, जरूर आऊंगी, आपको अच्छा लगा तो जरूर अच्छा ही होगा। तो 7 दिन हो गए, 7 दिन रोज जा रहे। मैंने फिर पूछना शुरू किया क्या है मेले में। तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ ना ज्ञान शिविर होता है, फिर योग शिविर होता है। ऐसे करते करते वो कोर्स भी हुआ। वहाँ बड़े सुंदर पेंडॉल्स लगे हुए थे 17 सेक्टर में, और वहाँ बहनें आई थी, बड़ी बहनें, सुषमा बहन थी जयपुर की, फिर गीता बहन थी मधुबन की, और उनके द्वारा कोर्स हुआ। और भी कई बहनें थी, और चंद्रमणि दादी जी थी, अचल थी, सभी यहाँ के सब थे। तो उनको वो अच्छा लगा बहुत, इतने सारे भीड़ में आए थे लोग भी मेला देखने आए थे। फिर उसमें योग शिविर भी किया, और बहुत भीड़ में वो रोज जाते थे, और एक भाई जाता था रोज, बाकी कोई आते थे चले जाते थे। तो उसमें से ये 2 भाई, इन्होंने 6 मास शुरू रखा, और उसमें से आगे अनुरूप जी ने कंटिन्यू रखा। तो मेला देखने के बाद में 7 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप जल्दी पूरा करो, तो मैंने पूरा कर लिया काम। फिर मैं भी उनके साथ चली गई मेला देखने। तो मेला इतना सुंदर लगा मुझे, फिर भी मन में इतने प्रश्न जागृत हो गए एकदम, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड होता है दूसरा, और मेरा संस्कृत का बैकग्राउंड होने के कारण सारा वेद वेदांत ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य सब पढ़ा हुआ था। मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान पूना में थे, तो उन्होंने मुझे सब पढ़ाया था और बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया था। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, पूना यूनिवर्सिटी। इसलिए सब मतांतर इतनी भीड़ हुई थी दिमाग में। तो फिर मैंने कहा कि ये मैंने पढ़ा है, ऐसा ऐसा है, अद्वैत थियरी है, द्वैत है, फिर ये कह रहे परमात्मा पढ़ा है, तो ये कैसे हो सकता है, मैं क्या मानूँ, इनका ठीक है या मुझ में मैंने पढ़ा है वो ठीक है।
ऐसे मन में एकदम कोलाहल जैसे हुआ, क्या करूं क्या करूं, और इनको तो अच्छा लग रहा है ये। तो फिर पहले मेला देख के प्रश्न जो जागृत हुए वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, लेकिन मैंने मेला देखा, उसके बाद दूसरे ही दिन बस गई थी तो चंद्रमणि दादी जी आए थे वहाँ, तो उनको इंट्रोड्यूस किया गया कि ये युगल है, इनके आए हैं। तो मैं उनसे मिली चंद्रमणि दादी, तो दादी ने कितना प्यार किया मुझे, कभी देखा ही नहीं था। तो मैंने कहा जैसे मेरी दादी हो गई, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सारे मेले का चक्कर लगाया, सारे ग्राउंड में, और बहुत प्यार से मेरे साथ बातें की और कहा देखो ये जैसे रथ चल रहा है संसार हम दोनों का, तो ये चल रहा है रथ में, एक पहिया तो चल पड़ा है बहुत अच्छी तरह, तो दूसरे पहिए का क्या काम है, मैं तो समझ गई। तो मेरे अंदर जो बंद चल रहा था वो थोड़ा नीचे हो गया। मैंने कहा ये इतनी बड़ी हस्ती और मेरे से बात कर रही है तो ये जरूर अच्छा ही होगा। तो इस तरह से मन में अच्छा लगने लगा सब, और सारे प्रश्न तो थे लेकिन थोड़े से दब गए थे। फिर क्या हो गया, ड्रामा ऐसा हो गया कि मुझे पुणे जाना पड़ा एकदम। उससे पहले गुजरात गई थी, वहाँ कोई बीमार था, वहाँ सेवा के लिए जाना पड़ा। तो फिर मैं चली गई, मेरा मेला ही देखा सिर्फ, और कुछ नहीं किया। एक दिन सिर्फ गीता बहन का लेक्चर सुना था तो मेले में, तो गीता बहन को देखा तो मैंने कहा कितनी इनकी पवित्रता है, ऐसे लगा बहुत अच्छी लग रही है, कैसे बोल रही है, एकदम इनकी वाक धारा कैसे बह रही है, तो अच्छा लगा। लेकिन ये जो कह रही है ना, मुझे पता है, ऐसे मन में दूसरा विचार है कि ये जो कह रही है कि परमात्मा की महिमा ऐसी ऐसी है कि सागर की स्याही बनाओ आदि आदि। तो मैंने कहा इसका श्लोक मुझे मुखगत है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पाथरे, ऐसा श्लोक है, मुझे पता है ये क्या करे। फिर भी मेरे दूसरा विचार ऐसा उठा, तुम्हें पता है लेकिन तुम ऐसी दिखती हो जैसे गीता बहन कैसे दिखती, इतनी प्योरिटी है उनमें, इतना तेज है, और हमें सिर्फ पढ़ के क्या फायदा, केवल किताबी बातें हैं ना और बुद्धि की बातें बस। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो वो देख करके अच्छा लगा था। एक ही दिन मैंने देखा लेकिन अच्छा लगा। फिर मुझे पुणे जाना हुआ मेरा, तो वहाँ भी मेरे मन में ये विचार चल रहे थे सारे कि अनुरूप जी को तो अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो अब पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। वो रोज जाते हैं, रोज मॉर्निंग में अमृत वेले उठते हैं, जो देर से उठते थे वो अमृत वेले उठने लगे और योग करते हैं। और फिर वो क्लास में जाते हैं, क्लास में उनको वो पत्र लिखते थे मुझे आचार्य दीदी जी ने आज ये होमवर्क दिया है, उन्होंने ये भाषण करने के लिए कहा है कि संगम युग में ब्राह्मणों का क्या महत्व है, ब्राह्मणों की क्या महिमा है, तो इस पर मैंने भाषण करना है, मैंने तैयार करना है। तो इस तरह दीदी ने, आचार्य दीदी ने और उत्तरा दीदी सभी ने उनको इतना प्रोत्साहन दिया और आगे बढ़ाने के लिए उद्युक्त किया। तो लग गए एकदम, जो स्टूडेंट होता है ना, सारी किताबें लेकर घर ले आए, एक एक किताब पढ़ने लगे, रात भर वो जागते थे, पढ़ने लगे। फिर भोजन तो नौकर था वो बना रहा था पहले, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, तो उन्होंने भोजन खुद बनाना शुरू किया। तो सारा उनके एकदम परिवर्तन शुरू हो गया। झट से कहते हैं ना, झटकू कहते हैं वैसे। तो ऐसे करके उनमें एकदम स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया। पहले उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, मीठा था। अब अमृतसर की बहनें भी कई बार कहती है ये तो पहले से ही शांत सहनशील सब थे, लेकिन चंद्रमणि दादी ने कहा हाँ थे अच्छे, लेकिन प्यूरिटी, बाबा ने उनमें ऐसी प्यूरिटी भरी है कि वो सैंपल बन जाएगी। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहने का सैंपल बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे। तो उस तरह हुआ। ऐसे वरदान हमें ब्लेसिंग सभी बड़ों के मिले हैं। बीरचंद भाई भी इतनी तारीफ करते थे कि जैसे हम बारिश में भी इतनी दूर से मॉर्निंग में यहाँ पहुँचते थे मुरली के लिए, तो स्कूटर पर बैठ के आते थे। तो एक बार हम आए, जैसे 19 सेक्टर में उस समय था, ये जून जुलाई की मास की बात है।
पहले मैंने कोर्स नहीं किया था, कोर्स के बाद की बात है। तो एक बार ऐसे आए हम, तो भीग गए थे एकदम, और वहाँ पहुँच गए वरांडे में, तो आमिर चंद भाई वहाँ खड़े थे और कहने लगे आपको 100 मार्क्स है, क्योंकि इतनी बारिश में आप आ गए क्लास के लिए। तो हम इतनी खुशी हुई। तो ऐसे बड़ों के हमारे ऊपर जैसे हाथ थे वरदानी, तो ऐसे हमें एकदम फास्ट प्रोग्रेस ऐसे शुरू हो गई। तो उसके पहले पूना में गई थी, तब उसकी पहली बात फिर बताती हूँ। तो पूना में गई थी तो मेरे मन में फिर द्वंद्व शुरू हो गया कि उधर क्या कर रहे हैं, पत्र आ रहे हैं कि मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली। मैंने कहा इनको कैसे मुक्ति मिली, बहुत हंसी आने लगी। मैंने कहा ये तो ज़्यादा पढ़े भी नहीं है, ज़्यादा माना संस्कृत में पढ़े हैं, उनको अच्छे, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सभी को अच्छे लगते हैं, तो उनको मुक्ति कैसे मिली। तो मुझे एकदम थोड़ा सा डर भी लगने लगा कि यार लोग कहते हैं वो तो सच तो नहीं, कि जादू लगता है। और मेरी एक सहेली चंडीगढ़ में आई थी, वो एयरफोर्स में उनके मिस्टर थे, तो वो मेरे पास आती थी, महाराष्ट्र थी। तो वो भी कहती थी वहाँ ब्रह्मा कुमारी के पास वो जाते हैं 7 दिन पहले, वहाँ वो खराब है, उनका माथा खराब हो जाएगा। और इतनी पढ़ी लिखी मेरी बहन भी कहने लगी, मुंबई में थी, कहने लगी उनका ये तो सन्यासी बन जाएंगे। उनको जब पता चला ऐसे जा रहे, ऐसे जो उस समय बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अभी बहुत कम हो गई है, अब तो बहुत प्रसिद्ध हो गया है हमारा विद्यालय। तो उस समय बहुत बातें, फिर यहाँ वहाँ टाउन प्लानिंग में जो बड़े दूसरे ऑफिसर थे वो बहुत मदद करते थे। जैसे ही चंडीगढ़ में हम आए 65 में चंडीगढ़, तो यहाँ पर वो हमें बड़े बड़े मकान लेने में मदद की, उन्होंने किराए पर लिया, फिर रोज़ आते थे हमारे पास क्या चाहिए तो पूछते, बहुत अच्छे। तो उनको जब पता चला कि भाई साहब वहाँ गए, सफ़ेद कपड़े जहाँ गए थे वहाँ गए, तो उन्होंने एक बार आके पूछा, शुरू के दिनों में, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या भाई साहब कहाँ हैं। मैंने कहा वो मेला लगा हुआ था ना, उसके बाद ज्ञान शिविर, योग शिविर, वहाँ गए। आप क्यों नहीं गए। मैं काम में हूँ ना, पेपर से। तो उन्होंने कहा तो भाई साहब गए ऐसे बोल। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप। उन्होंने कहा कि आपके हाथ से गए वहाँ गए। तो ऐसे सभी ने मुझे डराया था बहुत। फिर पूना में भी जो मित्र संबंधी थे उनको पता चला कि ये मुझे जा रहे हैं, रोज वहाँ ऑफिस जाते हैं, सब काम करते हैं, फिर भी बराबर जाते हैं। तो मित्र संबंधियों को भी डर लगने लगा कि अब हमारी बहन का क्या होगा, या उन बच्चों का क्या होगा, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे आगे बढ़े, ये संन्यास लेंगे। तो ऐसे सबको होगा। लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो बहुत अच्छा समझते थे, वो कहते थे बहुत सुंदर मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़ना ये बड़ी बात है, ऐसे वो समझते थे। फिर भी लोगों ने उनको भी डरा दिया था, तो उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया था, पहुंचा हुआ है। तो वो जब हमारे घर में आए थे तो मुझे उन्होंने देखा, पहले मेरे पाँव ही देखे, सिर्फ बिठाया ऐसे सबको, पाँव देखे, और उन्होंने पाँव पर स्वस्तिक की निशान किए और कहा कि लक्ष्मी मैं यहाँ देख रहा हूँ। जो लक्ष्मी जिसकी पूजा में कर रहा था अंदर, वो लक्ष्मी उनके पाँव में। मुझे बड़ा संकोच हो गया, ये क्या कह रहे। और अनुरूप जी की पत्रिका उन्होंने देखी, जन्म पत्री होती है ना, क्योंकि वो चंडीगढ़ में थे, तो यहाँ पर उन्होंने पत्रिका देखी। वो वहाँ देख घर को ले गए पत्रिका, और दूसरे दिन आके मेरे पिताजी से उन्होंने कहा यहाँ श्रेष्ठ मार्ग है, कि ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत कम होता है इस मार्ग पर चलना। तो पिताजी को एकदम समाधान हो गया कि अच्छा। तो इस तरह धीरे धीरे सभी के मत परिवर्तन होने लगा। तो आप गीतों की तरफ आती हूँ मैं, क्योंकि दीदी ने कहा गीत गाओ। तो पहला गीत जो मेरा था वो उत्तरा दीदी ने मुझे दिया था, और उसकी भी बड़ी सुंदर कहानी है कि यहाँ पर मैं कोर्स, उत्तरा दीदी ने 1 मास मेरा कोर्स चल रहा था। वैसे अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रश्न थे नहीं इतने सारे, और अकेली मैं बैठी थी उनके सामने, और इतना उन्होंने पेशेंस से उन्होंने सब सुना मेरा, और सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े प्यार से दिया। कभी वो तंग नहीं हुए, ये क्या पूछ रही रोज रोज। बहुत अच्छा उन्होंने कोर्स कराया था।
फिर भी मेरा ये प्रश्न धीरे धीरे निकल गए। उन्होंने कहा जैसे आप मुरली सुनोगे ना तो अपने आप ही आपको पता चलेगा। वैसे करते करते सचमुच वैसे हो गया और उनको पता चला कि इनको गाने में बहुत रुचि है। तो उन्होंने एक दिन क्या कहा, ये गीत ले लो और आप बाबा के कमरे में जाके बैठ जाओ और ये गीत सोचो कैसे गाना है और फिर गा के सुनाना क्लास में। मेरा तो बहुत अच्छा काम मुझे मिला। तो मैं वहाँ चली गई बाबा के कमरे में, बाबा की आंखों में देखा जैसे मुझे प्रकाश मिल रहा था बाबा से। और बाबा से मैं बात कर रही थी, बाबा ये गीत ऐसा ऐसा सुंदर है, तो इसको एक खुशी का गीत है, तो इसमें रोने वाला भाव नहीं होना चाहिए, तो इसमें राग भोपाली राग में बनाऊं। तो जैसे बाबा हाँ कह रहे थे। फिर मैं सोचने लगी, सोचते सोचते एकदम धुन बन गई उसकी। तो कैसी धुन है उसकी रिकॉर्डिंग बाद में हुई मुंबई में। पहली बार मेरी जीवन में स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई। शिव बाबा गला नहीं चल रहा। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हटे। शिव बाबा ऐसा सुंदर गीत है, आप सुनेंगे। तो वो गीत गाने का मौका भी बड़े मजे से मिला। जैसे बाबा ने ये सब योजना करके रखी थी हमारे लिए, क्या क्या है। तो एकदम मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तो वहाँ तार आ गया, योगिनी बहन पाड़े, और उन्होंने कहा मीनू पुरुषोत्तम जो गीत गाने वाले हैं वो आ ही नहीं रही। तो स्टूडियो में रिकॉर्ड हमने बुकिंग किया है, तो आप गाना गाओगे। उनको पता चला था कि मैं परमात्मा नहीं बन गई हूँ और गीत गाती हूँ। उस समय गीत गाने वाले ज़्यादा नहीं थे, तो उनको जैसे पता चला तो मैंने एकदम जैसे छलांग मारी कि वाह वाह मुझे चांस मिल रहा है गाने का। तो मैं ये गीत लेके गई, और भी 3-4 गीत थे, तो वो लेके मुंबई चली गई। तो वहाँ ये रिकॉर्डिंग हुआ। तो वो भी वहाँ की मज़ेदार बात बताती हूँ। गीतों की एकदम इतनी बड़ी बड़ी कहानी है कि आपको रात भर यहाँ बैठना पड़ेगा। एक एक गीत के पीछे क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे युद्ध का प्रसंग भी हुआ है। कभी कभी एकदम इजीली नहीं बात हुई, उसका रिकॉर्डिंग कैसे करना, शब्द कैसे अलग अलग बनाना और उसके भाव के अनुरूप सब शब्द चाहिए। तो ये सब सोचना। फिर अस्मिता को रुचि जब हुई गाने की, छोटी थी पहले, तो छोटी थी तब वो गीत में कुछ नहीं गाती थी, हाँ ऐसे गुनगुनाती रहती थी। तो मैंने उसको कहा कि आपकी आवाज़ तो अच्छी है लेकिन आपको अभी दम नहीं है, सांस नहीं चल रहा, तो आप सीखो थोड़ा सा बैठ के सारे गाँव। तो उन्होंने कहा कि अस्मिता ने कहा नहीं, मैंने सारे गाँव में से कुछ नहीं गाना है, मुझे खेलना है, ऐसे बोलते थे। फिर भी मैंने नियम बनाया, नहीं थोड़ा सा थोड़ी तो सरगम गा के जाओ। ऐसे करते करते उसका फ़ायदा ऐसा हुआ, वैसे बाबा ने ये मेरे से कराया कि उसका गला एकदम सुंदर हो गया। तो कॉन्वेंट स्कूल में ने वो गीत में हर कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज उसको, गीतों में, डांस में, सभी में। डांस में भी हर आइटम में उसको लेते थे, अच्छे अच्छे बैले में उसको पार देते थे। और वो एक गीत था, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वो उस समय बहुत चला था, नया मीनू पुरुषोत्तम का गीत है और उसमें 3-4 रागों में बांधा हुआ है, बड़ा गीत है। तो टैगोर थिएटर में प्रोग्राम था, गुलजार दादी जी अपने, तो हमें तो इतना अच्छा मौका मिला है। तो वहाँ पर अस्मिता ने डांस के साथ ये गीत सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की कहानी इतना पसंद आया सबको। और उन्होंने नया, अस्मिता ने एक नई बात की कि उन्होंने गुलजार दादी के सामने भी जाके गाना तो डांस किया, आसपास ऑडियंस को देखकर भी किया और दादी के सामने। तो दादी को भी अस्मिता पसंद आई। अस्मिता दादी ने परख लिया ये कैसे आत्मा है। तो ऐसा मौका धीरे धीरे बढ़ता गया और गीत भी हमारे
आगे आगे चलते गए। तो ऐसे उत्तरा दीदी का भी मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे बाबा के यज्ञ में गीत गाने के लिए प्रोत्साहित किया और मौका दिया। अभी भी मुझे मेरी आंखें भर आती है तो यहाँ भी जब आते हैं तो उत्तरा दीदी ने मुझे कितनी पालना दी है और कितना आगे बढ़ाया है। मेरे सब अवगुण बाबा तो निकालता है लेकिन किसी के थ्रू निकालता है, तो वो बात उन्होंने की है। आचल दीदी जी भी। फिर आगे चलकर गीत मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ कि इन्होंने भी बोला। तो गीतों के अलावा जब चंडीगढ़ से हम गए पूना, उससे पहले की बात है कि यहाँ पर अनुरूप जी लंदन गए थे क्योंकि उनका अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में उनको स्कॉलरशिप मिली थी, 1 वर्ष वहाँ रहना था। तो उनको जानकी दादी की छत्र छाया में रहने को मौका मिला सेंटर पर वहाँ। तो किसको मिलता है, साधर कुमार को थोड़ी बिठाते, क्योंकि उनको जानकी दादी ने वहाँ बिठाया और वहाँ क्लास भी करते थे, फिर अपने स्टडी भी करते थे और मित्रों को भी सब ज्ञान सुनाते थे वहाँ के मित्र। तो ऐसे उनको ज्ञान के बिना वो रहते नहीं थे। किसी युक्ति से किसी को कैसे समझाओ। एक बस कंडक्टर में बस में वो जा रहे थे लंदन, तो उन्होंने बैज लगा के गए थे। तो वो पूछा उन्होंने कंडक्टर ने कि ये क्या है ये, तो उन्होंने कहा ये मेरा, इंग्लिश में बोले, ये मेरे भी फादर हैं, आपके भी फादर हैं। तो मेरे फादर कैसे? तो इस तरह उन्होंने जो किसी को नहीं छोड़ा, सबको ज्ञान दी। तो और भी स्टूडेंट्स थे, दूसरे बड़े बड़े स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने भी कहा कि मेडिटेशन सिखा रहे हैं, देखो देखो यहाँ कितने इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस तरह उनको कहीं भी वर्ल्ड ओवर वो जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने एक ज्ञान का बीज डाला है। तो वैसे फिजी देश में जब हम गए, यहाँ से चंडीगढ़ से ही गए थे, ये ITEC स्कीम होती है, उसके अंडर भेजते हैं भारत सरकार से पूरा परिवार, उनको 3 वर्ष के लिए फिजी आइलैंड्स में भेजा। तो हमको तो बड़ी खुशी हुई कि हम विदेश गए ही नहीं थे कभी, तो जाने का मौका मिल रहा है। तो अस्मिता भी थी, प्रसन्न भी था, और अस्मिता जस्ट ऐसे एज सीनियर केमिस्ट्री वो पास करके वो हम फर्स्ट ईयर में थी तब चले गए हम। तो वो गीत में वो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप उसको मिली थी चंडीगढ़ में। सारा संगीत क्या और ज्ञान का सारा यहाँ से ही हमको मिला, इस भूमि से। तो यहाँ उसको स्कॉलरशिप मिली थी। तो यहाँ गुरु थे मिस काले करके थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनके पास वो सीखने जाते थे। तो 6 मास उसने एक यमन राग सीखा सिर्फ, लेकिन इतना अच्छा सीखा। उसके छोटे छोटे बारीकियाँ होती है, आवाज़ कैसे लगाना होता है, कैसे सुरीला होना चाहिए, फिर भी उसमें हरकतें ऐसी होनी चाहिए, सब बातें एक 6 मास में उसने सीखी। और उसके बाद हमको फिजी जाना हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं मैं भेजूँगी, फिजी नहीं ले जाना इसको, ये मेरी बेटी है, इसको मैं सिखाऊँ। लेकिन उससे पूछा तो वो कहने लगी मुझे विदेश जाने का मौका मिलता है। उनको कहा गुरुजी, तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ। फिर हम वहाँ भी गाएंगे, तानपुरा लेकर जा रहे, हवाई जहाज में तानपुरा लेकर गए यहाँ से, और वहाँ भी संगीत से इतनी सेवा हुई। पहले संगीत से ही हमने वहाँ सेवा शुरू की, बाबा ने कराई, क्योंकि एकदम ज्ञान कौन सुनेगा। तो इसलिए वहाँ जो हमें गीत आते थे भजन में, पहले ही दिन अस्मिता का वहाँ गुरु पूरब था, तो वहाँ गुरुद्वारे में प्रोग्राम रखा। हाई कमिश्नर है, इंडियन हाई कमिश्नर थे, उनको पता था ये गाती है, तो उसने बिल्कुल पंजाबी ड्रेस पहन के वो ओढ़ के वो गुरु तानपुरा लेकर उसने शब्द गाया। तो पहले ही दिन वहाँ का जो अखबार था ट्रिब्यून करके, ट्रिब्यून यहाँ का है, वहाँ का कौन सा था, फिजी टाइम्स ये था। तो पूरा पेज भर के अस्मिता की फोटो, और अस्मिता सिंग्स फॉर गुरु, पहले ही प्रसिद्ध, पहले दिन। ये कौन कर रहा है, ये तो शिव बाबा का कमाल है। ये पहले दिन प्रसिद्ध हो गया कि ये गीत गाती है, संगीत गाती है। फिर हमारा सारा डिस्क्रिप्शन दिया, इनके पिताजी है ये फिजी को सुंदर बनाने आए हैं, टाउन प्लानिंग के लिए आए हैं।
तो उनका भी परिचय सब ऐसे आ गया अखबार में। तो फिर वहाँ हमने गाने के द्वारा राजयोग का अभ्यास लोगों को कराया, क्योंकि गाना सीखने बहुत आते थे। भजन हम जगह जगह प्रोग्राम रखते थे वहाँ, वो ऐसा सूत्र संचालन करती थी अस्मिता कि वहाँ ज्ञान की बातें बीच बीच में डालना, तो लोगों को रुचि पैदा हो गई कि राजयोग क्या है। तो इस तरह हमारे घर में कोर्स शुरू हो गया राजयोग। धीरे धीरे गाना सीखने जो आते थे मेरे पास, सभी उनके माता पिता बच्चों के, वो भी राजयोग करने लगे, उनको अच्छा लगने लगा। फिर वहाँ ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड वो स्कीम चल रही थी, और पीस की भी थी। पीस का भी प्रोजेक्ट था, वो था। ग्लोबल कोऑपरेशन बाद में आया, पहले पीस का था। तो सारे देशों में, हाँ, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। तो फिजी देश में भी हमने वो प्रोजेक्ट करना शुरू किया। तो बहुत बड़ी बस ली, उसमें हमने झांकी निकाली इसकी। फिर छोटे बच्चे मेरे पास आते थे गाना सीखने, उनको बहुत अच्छा सजाया, जैसे हम कार्मल कॉन्वेंट के बच्चों को सजा कर इधर में ले आती थी, और यहाँ हर फंक्शन में वो गाते थे। और बहुत अच्छा, उनके पेरेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगता था कि उनको स्टेज पर गाने को मिल रहा है। तो इस तरह गाने के द्वारा सेवा बहुत हुई। तो वहाँ पर भी छोटे बच्चों को सजा के कबूतर बना के वगैरह, ऐसे पीस का बहुत सुंदर मैसेज को दिया फिजी देश में, वो भी अखबार में सब आया था। और वो मिलियन मिनट्स इकट्ठे करने में फिजी देश का बहुत बड़ा योगदान हुआ। और वहाँ अस्मिता का इंटरव्यू हुआ, वहाँ रेडियो चलता था, उस समय टीवी वगैरह नहीं था, तो रेडियो पर उसके वाक्य आते थे, शांति के वाक्य। और बार बार लोग ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी शांति कैसे रखनी है, बहुत सुंदर सुंदर वाक्य। तो वहाँ पर अस्मिता को बाबा ने ऐसे आगे बढ़ाया, इतना उसमें बल भरा कि पहले वो ज्ञान में अच्छा लगता था, लेकिन जो ताकत होती है ना, वो वहाँ पर बाबा ने। तो वो जो भी गाते थे, इतना लोगों को गाना भी अच्छा लगता था और ज्ञान भी अच्छा लगता था। और उसने पढ़ाई में बहुत रुचि ली, मुरली का खुद अभ्यास करने लगी। और मुरली में क्या विशेष बात है, तो एकदम खुल गई उसकी बुद्धि। तो वहाँ वो टीचर बन गई राजू की, सभी बात हुई, तो उनको अपने आप टीचर मिल गई। लेकिन वो अभी ये बना नहीं था, सेंटर नहीं बना था, उसके पहले बैकग्राउंड सब तैयार। तो ऐसे वहाँ गीतों के द्वारा ये सेवा हुई। और वो 3 वर्ष पूरे हुए तो हम फिर इंडिया निकले आने के लिए। तो वहाँ के जो भाई बहनें थे काफ़ी इकट्ठे हुए थे, हम पिकनिक भी वहाँ करते थे, बहुत मज़े करते थे वहाँ, क्योंकि यहाँ से सुन के गए थे ना कैसे कराना है लोगों। तो वो लोग कहने लगे नहीं, अस्मिता को नहीं हम ले जाने देंगे, यहीं हमने सेंटर खुलवाना है और ये यही रहेगी फिजी में। और वहाँ उसको नौकरी भी मिली थी, क्योंकि उसको बीए उसने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से पंजाब यूनिवर्सिटी का बीए कर लिया है। तो पढ़ाई भी की पूरी, और पढ़ाई वहाँ पर बुक्स नहीं थे, तो यहाँ से बोर्ड से बुक्स आते थे, 6 मास के बाद बुक्स आते थे। तो ऐसी पढ़ाई करके भी वो फर्स्ट क्लास आती। तो वहाँ पर उसको टीचर बनाया गया, तो तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलती थी। तो फिर भी वो राजयोग में बहुत इंटरेस्ट लेती थी और सबको इकट्ठा करती थी। तो 3 वर्ष हुए तो फिर हमने आने के लिए, वो लोग कहने लगे हम जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा हम नहीं रख सकते, जब तक दादी हाँ नहीं कहती है, बड़ी दादी, तब तक हम कैसा रखेंगे इसको। तो फिर दादी जी से पूछवाए, तो दादी कुछ बिजी थी, फिर वो ऑस्ट्रेलिया आई थी बाद में। तो हमारा तो टिकट कट चुका था आने का। तो दादी जी ने डॉक्टर निर्मला जी से बात की। फिर एकदम जाने के समय उन्होंने बताया नहीं, अभी ऐसे करो, बाद में आएगी अस्मिता, अभी मधुबन जाए यहाँ से। तो इस तरह हम मधुबन चले गए, जाते ही मधुबन गए। मधुबन गए, फिर चंडीगढ़ में भी 9 मास अस्मिता रही सेंटर पर, पूरा ट्रेनिंग लिया, और वो घर में रही नहीं उसके बाद। और मधुबन पहुँची तो वहाँ भी बाबा से मिलने जब हम गए तब उसको बड़ी दादी ने चुना और कहा कि आप कल कोलकाता जाओगी। तो उसने कहा बड़ी दादी कह रही है कोलकाता सेवा के लिए, रहती है चंडीगढ़ में और पहले जन्म हुआ है पूना में।
और जाएगी कलकत्ता में। लेकिन बड़ी दादी कह रही है ना, तो उसने एकदम हाँ जी कहा। मधु दीदी जी को भी भेजा साथ में, वही मधु दीदी सीनियर थी ना, तो दोनों को भेजा। और हमको भी पूछा भरी सभा में कि भेजे हम अस्मिता को वहाँ। तो हमने कहा अगर वो खुश है, आप खुश है, तो हम क्यों नाराज हो जाए, जरूर भेज। तो इस तरह उसका वहाँ जाना हुआ। लेकिन वहाँ भी संगीत से और बाकी ज्ञान का तो क्या कहना। डॉक्टर निर्मल शांता दादी जी के पास रहना हुआ। शुरू में बहुत एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं ना, जैसे कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वैसे शुरू में उनको जो सेंटर मिला था वो सिर्फ दीवारें थी वहाँ, और मच्छर बहुत थे कोलकाता में। तो वहाँ भी कोर्स कराती थी, तो भी बड़ा मज़ा आता था। उनको बोलते तो मच्छर आता, ऐसे बताते बड़ी हंसी की बातें। तो ऐसे उन्होंने फिर फर्नीचर, फिर कोई विद्यार्थी नहीं थे वहाँ, तो कैसे उन्होंने सेंटर आगे स्थापन हुआ वो और आगे बढ़ा। अब तो इतना बड़ा सेंटर हुआ है कि 15 सेंटर्स उनके अंडर है। अंडमान निकोबार में भी वहाँ भी सेंटर है, वर्धमान में है पास में। तो बहुत अच्छी वृद्धि हो पाया है। जैसे दादी का जो सपना था वो पूरा हो गया। तो अब पूरा करती हूँ। कहने वाली बातें बहुत है, लेकिन आप लोग थोड़ी चक्का चौकी जैसे आ गए थे वो कर दी। और गीत अभी गला ठीक नहीं है, तो एक गीत 2 लाइन सुनाती हूँ, फिर पूरा करती हूँ। गीत गाने से पहले स्पार्क की बातें बताना भूल गई मैं, कि केवल संगीत नहीं है। तो मुझे अनुरूप जी ने पहले कहा था कि आप गाने में इतनी दिलचस्पी लेते हो, लेकिन क्या आपको मीरा का राम रतन मिल गया? मैंने कहा मुझे नहीं मिला था, पहले बोल रहे थे कि वो ज्ञान से मिलेगा। उन्होंने कहा था केवल गाने से नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने ज्ञान देना शुरू किया था। तो ऐसे करते करते ज्ञान में रुचि पैदा हो गई। फिर यहाँ से पूना गए, वहाँ पे रमेश भाई जिसके साथ अनुरूप जी में मिलते थे हमेशा मुंबई में, तो उनको चुना 95 में रिसर्च के लिए। स्पार्क विंग तो बाद में बना, लेकिन स्पार्क की जो आइडिया हुई रिसर्च की, वो वहाँ चंडीगढ़ में थी। तब चंडीगढ़ में अनुरूप जी थे, तभी उनके मन में था। पहले वाणी चली थी बाबा की कि रिसर्च करो, तो उनके मन में था बाबा कहते रिसर्च करो तो करना चाहिए ना। तो यहाँ आचार्य दीदी से कहा उन्होंने 19 सेक्टर में कि हम रिसर्च करते हैं ना। तो कहते रिसर्च कैसे करेंगे, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, और यहाँ इतनी बड़ी बात प्रयोगशाला कैसे बनाएंगे, लैब कैसे बनाएंगे। तो कहने कोई बात नहीं, ये गोल में ये मेज़ है ना बड़ा डाइनिंग टेबल, यहाँ आसपास सभी बैठेंगे हम, और मैं बताता हूँ कैसे हमें रिसर्च करना है। नई नई बातें तो सुनाते थे उनको, और इस तरह सबकी दिलचस्पी बढ़ गई। ज्ञान सरिता की बात आपने कही ना, तो 19 सेक्टर में ये उनके मन में आया था। तो तब से वो नवीन कुछ ढूंढने का, और कैसे मनुष्यों को ज्ञान का युक्ति से सुनाना है, ये उनको बताता हूँ। उनकी एक 18 सेक्टर में उनका ऑफिस था, तो ज्ञान में एकदम नए थे वो। तो वो एक बार ऑफिस में ऐसे बैठे थे बिजी एकदम, तो जगजीत सिंह सरदार जगजीत सिंह वहाँ बॉस थे, सीनियर चीफ टाउन प्लानर थे। तो उनके पास आके बैठ गए उनके कमरे में। तो वो तो बिजी थे ना अनुप जी, तो उन्होंने देखा कि ये भाई साहब आ गए, तो एकदम खड़े हो गए और कहने लगा आपने क्यों तकलीफ ली, मैं आता आपके पास, कुछ काम है? तो मेरा कुछ काम नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया है वहाँ बैठ के मेरे ऑफिस में। लेकिन यहाँ मैं आता हूँ, बैठता हूँ तो एकदम शांत लगता है, सूदिंग। ऐसी बातें देखो, ज्ञान का कितना जादू है ये, कि बाबा ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाता है और उनसे औरों को भी संदेश देता है अपने वाइब्रेशन से। शुरू में मुझे चंडीगढ़ में साक्षात्कार हुआ था। साक्षात्कार क्या कहें, मैं जल्दी उठने वाली नहीं थी। तो एक बार बाबा ने मुझे जगाया और आंखें में से जैसे खुली, मैंने आवाज़ आने लगी, उठो 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 उठो। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ आ गई? तो मैंने देखा, थोड़ी सी आंखें खोल के, तो दरवाजे पर ब्रह्मा बाबा खड़े और कहते सोए हो, अभी सबको शांति देने का
समय है और आप सोए सोए पड़े हो। तो मुझे एकदम मैं जागृत हो गई थी। ऐसे बाबा ने मुझे सुंदर अनुभव किए हैं। उसका भी एक गीत बना है कि मैं स्कूल जाती थी, कभी कभी देर हो जाती थी स्कूल में जाने में, सब काम भोजन वगैरह बना के बच्चों को तैयार करके भेजना और निकलना। तो निकलते समय वो रास्ता था वहाँ 10 सेक्टर में, तो वहाँ उबड़ खाबड़ का रास्ता था, तो वहाँ जाना था और बस या रिक्शा पकड़नी थी क्रॉस करके। तो इतना मेरा दिमाग ऐसे हो गया था गर्म कि अब देर हो गई। तो मैं जाती रही तो एकदम मुझे याद आया बाबा ने क्या कहा आज, एकदम उर्ली की बात है। तो मुझे याद है टेंशन में नहीं आना है, हमें कौन मिला है। तो ऐसी बात आई तो एकदम जैसे यहाँ पर चंदन का लेप किसी ने लगाया है, ऐसा मुझे एकदम शांत लगा। और मैं गई, मुझे बस भी मिल गई और मैं समय पर भी पहुँच गई। ऐसे इतने सुंदर अनुभव, उसका गीत बनाया मैंने, यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून भी, एकदम सुकून मिल गया ना। शीतल सी लहरें आती पास आते एक पल। तो बाबा ने मुझे शायर भी बना दिया। पहले सिर्फ गाने वाली थी, फिर 2-3 और भी गाने, खिले खुशी के हजारों पवन हमारी राहों में आन बसे, आपको पता ही है गीत। तो ये भी लिखवाया बाबा ने मेरे से। तो मधुबन में फिर हमने मुंबई जाके स्टूडियो में किया। तो ये दो गीत में थोड़े से सुने थे। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, शीतल सी लहर आती पास आते एक पल को। फिर तपते पति को जैसे मिल जाए सहारा, पेड़ का सहारा, तपते पति को ऐसे मिल जाए तरु की छाया, यादों में ऐसे सागर है शांति का समाया। तो ये मेरे अनुभव का गीत है। बाद में ये भरा साधना सरगम में खिली खुशी के तो सुरेश वाडकर जी ने गाया। वो हमने ही रिकॉर्डिंग, वो अस्मिता को लेकर मैं मुंबई आती थी हमेशा कि आप गाओ, आप सिर्फ सेंटर पर नहीं बैठो, आपको बाबा ने इतना वरदान दिया है गाने का और आपको कला दी है कि किस प्रकार गाने, जैसे गज़ल गाती थी तो बहुत सुंदर गाती थी पहले। तो मैंने कहा वो बात आपके गले में है। मुझे सब कहते थे मीठा गला, लेकिन मुझ में वो बात नहीं थी जो उसमें एक्यूरेसी होती है और कैसे आवाज़ को मोड़ना होता है, वो कला उसमें थी। तो मैं उसको पकड़ के मधु जी को बता के परमिशन लेके मुंबई आती थी और नए गीत सतीश भाई से लेती थी। फिर वहाँ पर म्यूज़िक लेकर के हमने स्टूडियो में कई एल्बम्स बनाए हैं, आपको पता ही है। अच्छा, ओम शांति। स्पार्क में विघ्नों पर विजय किताब लिखी। उन्होंने कहा ना केवल संगीत नहीं, ज्ञान जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए रमेश भाई जी, उषा दीदी, इन्होंने हमको आगे बढ़ाया स्पार्क में। और महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर अनुरुचि बने थे, तो वो जगह जगह महाराष्ट्र में गए, उनके साथ मैं भी गई और वहाँ जाके हमने स्पार्क में बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए। मुझे एक बार लेकर गए थे, तो उस पहले ही दिन मुझे तो ज्ञान तब उतना कुछ समझा नहीं था, लेकिन स्टेज पर चंद्रमणि दादी थे और उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बोला था। फिर एंड में मुझे स्टेज पर बुलाकर उन्होंने टोली दी थी, बहुत स्नेह से दृष्टि दी थी और कुछ बहुत अच्छा बोला था, वो मुझे याद नहीं अभी, तो बहुत 1977 की बात है। फिर उसके बाद जैसे जैसे पिताजी 19 सेक्टर में आने लगे, हम भी उनके साथ जाते थे। तो छोटे 5 साल का, तो सेंटर में जाने लगे 19 सेक्टर। हमको तो मतलब ऐसे कभी नहीं था कि अभी तक ज्ञान में निश्चय नहीं है, अभी हुआ। हमको तो बचपन से ये ज्ञान मिला, इसलिए शुरू से, और कभी ऐसे लगा नहीं कि ये सत्य है या नहीं है। इस परीक्षा में हम आए ही नहीं कभी। बाकी शुरू में जब आना, कोर्स तो हमने कभी भी किया नहीं अभी तक, लेकिन वहाँ जो 19 सेक्टर में जब
प्रदर्शनी थी, एग्जीबिशन, उसको मुझे और अस्मिता बहन को दोनों को अचल दीदी ने खुद समझाया था उस वक्त। और मुझे तो उस वक्त चित्र कुछ ज़्यादा समझे नहीं थे, लेकिन एक चित्र था परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो हमारे पहले मतलब ज्ञान में आने से पहले जब मैं सुनता था कि भगवान सब जगह पे है, तब मैं खुद ये सवाल पूछता था कि वो सब जानवर कीड़े मकोड़े उसमें कैसे हो सकता है, और मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था। और जब ये चित्र मैंने देखा, पढ़ा, उसके लिखा हुआ, तब मैंने सोचा यही तो मैं पूछ रहा था, तो यही तो इसमें लिखा हुआ है सब। तो वो चित्र मुझे बहुत पसंद आया था। बाकी चित्र तो कुछ ज़्यादा समझा नहीं था। धीरे धीरे जैसे हम डायरेक्ट मुरली सुनना शुरू किया, और धीरे धीरे तो ज्ञान अपने आप ही समझना, कोर्स तो ऐसे हुआ नहीं। और फिर ये सब इतनी एक से बढ़कर एक महारथी आत्माएँ थी 19 सेक्टर सेंटर पे। अचल दीदी, उत्तरा दीदी, अमीरचंद भाई, प्रताप भाई, और इतने सारे भाई थे। किस किस का नाम ले, ईश भाई भी सामने बैठे हैं, और लेकिन बाकी सब अभी तबके कोई नहीं दिख रहे हैं। तो ये सभी भाई बहनों की इतनी अनोखी और अलौकिक पालना मिली, और इतनी शिक्षाएं मिली, और इतना स्नेह मिला कि वो ज्ञान में तो हम अपने आप चल ही पड़े। फिर 19 सेक्टर से फिर यहाँ 33 सेक्टर में आया 80s के शुरू में शायद। फिर 1984 में हम यहाँ फिजी गए। फिर उसको तब फिर चंडीगढ़ से हमारा छूट गया चंडीगढ़, लेकिन उसके बाद भी जब भी हम आते हैं तो ऐसे लगता है कि अपने घर वापस आए। बाकी मेरा चंडीगढ़ में मैं पहले विवेक स्कूल में पढ़ता था, सेक्टर 9। उसके बाद YPS है यादव पब्लिक स्कूल मोहाली में, वहाँ मेरा एजुकेशन हुआ। फिर हायर एजुकेशन हुआ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 16। फिर पूना में जाकर मैंने इंजीनियरिंग पूरा किया। इंजीनियरिंग पूना में पूरा किया। फिर मैंने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइज किया। वैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया अपना ग्रेजुएशन पूना में। उसके बाद मैं जब इनफैक्ट ग्रेजुएशन से पहले 3rd ईयर में था, तब प्रताप से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला था कुछ ऐसा पढ़ो जो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के काम में है। तब ग्लोबल हॉस्पिटल भी शुरू हुआ था, मेरे से 92 की बात होगी। हाँ, तो ग्लोबल हॉस्पिटल शुरू हुआ था, तो उन्होंने बोला कुछ सीखा, इसलिए मैंने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइज किया। और फिर मैंने थोड़ा वहाँ एक्सपीरियंस लिया। फिर निर्भर भाई, प्रताप भाई ने दोनों ने ग्लोबल हॉस्पिटल में बुला लिया मुझे। फिर 21 वर्ष मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा करने का बहुत ही सुनहरा चांस मिला। मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल 21 वर्ष बहुत सुंदर। प्रताप भाई की, महेंद्र भाई की भी इतना मार्गदर्शन मिला। फिर 2019 में मैं फिर पूना आया। फिर पिछले 4 वर्ष से पूना के लता मंगेशकर जी का एक हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल, तो वहाँ मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा, ओम शांति। समय हो गया है। बहुत थैंक्स सरोजनी बहन जी का भी और प्रसन्न भाई का भी। उत्तरा दीदी दिन में सुना रहे थे, भाई जी ने नहीं अनुभव सुनाया, मैं सुनाती हूँ आपको। जब प्रसन्न भाई छोटे थे तो दीदी सुना रहे थे कि एक बार एक जगह पे प्रोग्राम था, शायद टैगोर थिएटर की बात बता रहे थे, और प्रसन्न भाई ना बहुत शरारत कर रहे थे बाहर। तो ईश भाई ने ना प्रसन्न भाई को टेबल पे खड़ा कर दिया कि सेंटर की बात है, तो उन्होंने टेबल पे खड़ा कर दिया कि अब मचा शोर, शांत रहे अब। तो प्रसन्न भाई ने ईश भाई को कहा आप शांत हो। तो एक बार पुनः हम सभी मिलके भाई जी का और सरोजनी बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। बहन जी भी सुनाएंगे। अभी दूसरी माता जी भी कुछ अपना एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और भाई जी के मामा जी, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ऊपर मंच पर आएँ। आ जाइए भाई जी। बाबा के आप सब लाडले बच्चे हैं, और क्या बताया कि ये सब नज़ारा मैं देख के इतना खुश हो रहा हूँ। मैं सिर्फ ज़्यादा अभी टाइम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अभी सबको मेरे पेट के तरफ आपका ध्यान होगा। लेकिन एक ज़माने में बैडमिंटन का इंटरवर्सिटी में खेला था हैदराबाद में, और फौजी इस पे भी इंडिया में भी जाना था, लेकिन हुआ नहीं। वो आ जाकर भाई साहब मिले थे, इंडिया में गए थे। उसी उनकी बैच में मैं इंडिया में भी फौजी में जाना चाहता था, लेकिन हुआ नहीं था। इंजीनियर बन गया, चार्टर्ड इंजीनियर हो गया। और समुंदर के अंदर भी काफ़ी जेटी वगैरह ऐसा काम किया कि जो बहुत एक्यूरेसी से चलना लगता है। पाइलिंग, जेटी पाइलिंग। और वो समुंदर में पहले पानी रहता है, पानी के नीचे सैंड रहती है, और सैंड के नीचे खड़क, खड़क माने रॉक रहता है। तो रॉक तक बराबर जाना चाहिए एक्यूरेसी से पाइलिंग का। और वो कंक्रीट जब करते हैं, हम अभी मिट्टी, कंक्रीट, सीमेंट सब इसी काम में हो गया, तो वो जब करते हैं तो उस टाइम एक्यूरेटली वो जैसा तैयार हो जाता है उसमें रिइंफोर्समेंट का केज डाल देते हैं, और वो तुरंत उसमें कंक्रीट पाइप रहता है बाजू में, तो तुरंत उसमें कंक्रीट पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर बाहर से वो सैंड आना चालू हो जाता है। इसलिए वो सब एक्यूरेसी, रात को 12 बजे भी हमको जाना पड़ता था। एक्यूरेट फाउंडेशन हो गया तो वो गए, और वो इतना अच्छा वो सब गोवा के अंदर में ये मूर्त उसका हो गया, शिप रिपेयर फैसिलिटी। तो उसका पूरा काम मैंने संभाला, उसे बाबा ने संभाला। दादी जानकी उस टाइम गोवा में आई थी, लेकिन हम मिलने को भाग के गए किधर से, पणजी। हम वास्को में थे, वास्को। अब गोवा में निमंत्रण देते हो आपको जाने के लिए। गोवा भी हमारा तीसरा घर है। पहला घर पूना, दूसरा गुजरात घर है, कार्य कर्मभूमि, और तीसरा जो है वो गोवा। तो लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा ध्यान में खंड पड़ा था। और अनुरूप, जैसे सुबह ने बोला, अनुरूप भाई ने हमका सब ज्ञान रिवाइव किया। मैं भी इतना ही ज़्यादा टाइम नहीं लेता। हम लोगों ने, आपको याद होगा कि प्रतिज्ञा की है नया वर्ष के लिए, एक साल पहले या कब किए थे। तो अपन अपने को देखने का है अभी कहाँ तक है। अपन परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या अपने को पुरुषार्थ करने हैं, तो सोच में करने का है। सोच, वाणी में करने का है, व्यवहार में करने का है, दिनचर्या में करने का है, और पढ़ाई में। पढ़ाई माने मनन चिंतन। दादी जानकी का कितना गहन चिंतन था, वैसा चिंतन वो भी साथ में रहना चाहिए। तो इसमें अपने कितना परसेंटेज अपन आगे आ गए, ये सब देखने का है। और अपना ड्यूटी है, कर्तव्य है सबका, कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। समय भी ज़्यादा नहीं है। मैं आपके जैसा ही हूँ, मैं भी भारत ही नहीं हुआ, लेकिन होने का भारत ही अपन ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि बाबा का अपने को जो अभी पैगाम जो देना है और अपने को करना है, तो ये
अपने को पहले खुद का चेकिंग करने का है, ये वो मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है सुमिता कुलकर्णी। मैं पुणे से हूँ। 12 साल हो गए हैं ज्ञान में आके। मेरी एक फ्रेंड है जो इनकी बीमा एजेंट है, इनका नाम पता चला, पहचान हुई उनसे, और तब उन्होंने जो ज्ञान देना शुरू किया और जो पालना देना शुरू किया, तो अब तक वो चल ही रहा है। बहुत अच्छी पालना और बहुत ज्ञान दीदी से मिल रहा है। अभी टाइम थोड़ा होने से कारण थोड़ा फास्ट बोलते हैं। पहले मैं बचपन से हनुमान जी की बहुत भक्ति करती थी, क्योंकि मेरे माता जी हनुमान जी की बहुत भक्त थी और पिताजी बहुत गणेश के भक्त थे। घर में चारों ओर हमारे गणेश जी और मारुति जी, इनके फोटो लगा करते, जहाँ देखो वहाँ वही सब जगह दिखते थे। तो माँ हमेशा कहती थी, हम बैठते थे बचपन में तो मुँह से चल रहा है कि नहीं, जय हनुमान जय हनुमान, हाँ जय हनुमान जय। तो उस पर भक्ति ज़्यादा बढ़ती गई। मैं बचपन से माता पिताजी को छोड़ के चाचा जी के यहाँ आई, क्योंकि उनकी जो सर्विस थी वो बहुत, जो शहर रहता था उनसे 40-50 मील अंदर रहती थी। तो मैं चाचा जी के यहाँ पुणे में स्कूल के लिए रहती थी। तो बचपन से जब 8 साल की थी तब आई थी, लेकिन उससे पहले साल से बीमारी होती गई मुझे हर साल, और बड़ी बीमारी होती थी कि एकदम ज़्यादा कि डॉक्टर कहते थे मालूम नहीं अब इसका क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन भगवान ने हर बीमारी से मुझे बचा लिया। तो उस वक्त मेरा जाप चलता था बस, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जैसे मेरा बुखार बढ़ता था तो वो मेरा जाप फास्ट चलता था, और उसी ग्लानि में मैं सो जाती थी, और जब उठती थी तो सब पसीना आके सब बुखार चला जाता था। क्योंकि माता पिता तो नहीं थे, तो ऐसा लगता था माँ के गोद में बैठे तो मैं उनकी गोद में बैठ जाती थी। तो गोद में बैठने का संस्कार उसी वक्त हो गया कि जो अभी हम बाबा की गोद में हमेशा बैठते थे। तो उस तरह वो हनुमान जी की भक्ति बढ़ती गई, और जैसे थोड़ी बड़ी हुई, जब देखने लगे कि हनुमान जी के कैसे हनुमान जी के 2 रूप दिखते हैं, एक दास मारुति और एक वीर मारुति। तो वीर मारुति होता है गदा हाथ में, और दास मारुति होता है सदा ऐसे हाथ जोड़े राम जी के हाथ में। तो वो जब देखती थी तो हनुमान जी की स्पेशलिटी है, उनके हृदय में राम और सीता मैया बैठी हुई थी। तो मैं उनको कहती थी, मारुति जी जैसे आपके हृदय में राम और सीता जी है ना, वैसे आप मेरे हार्ट में आके बैठ जाना। तो आप मेरे हार्ट में आओगे तो आपके साथ राम जी भी हो गए, तो मेरे हार्ट में 3 भगवान हो जाएंगे। तो मैं बोला करती थी। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला और मुरली सुनने लगी, तो थोड़े ही दिन में बाबा ने बताया कि देखो बाबा 3 गिफ्ट हमें गोल्डन गिफ्ट देते हैं। एक विजय का तिलक देते हैं, एक दिल का तक देते हैं हमें बैठने के लिए, और पवित्रता का ताज हम पर बिठाते हैं। तो उस वक्त बाबा ने बोला था, देखो मैं आपके दिल में, दिलाराम आपके दिल में बैठा है, और आप बच्चे सब मेरे दिल में हैं। तो मुझे एकदम टचिंग हुई। हाँ, मैं तो यही तो मांगती थी ना हनुमान जी से कि आप मेरे दिल में। तो पहले तो विश्वास नहीं था कि, क्योंकि हमारे जो ये होता है विश्वास होता है वो अलग है। हम ज्ञान में आते हैं तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी नहीं है, कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, मैं गीता का भगवान हूँ। तो जब ये सुना तो पक्का हो गया, नहीं ये तो सच्ची जो भगवान मैं ढूंढती थी तो यही भगवान है। तो वहाँ से मेरा विश्वास बढ़ता गया। फिर बाबा जो ज्ञान पॉइंट देते हैं, जिसे बाबा कहते हैं कि ये एक मेरा पॉइंट महावाक्य पद्मों की कमाई देने वाला है। तो मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया कि बाबा कहते हैं कि निश्चिंत रहा करो, सब चिंता मुझे सौंप दो। तो इसके एक बड़ा अनुभव ऐसा हुआ कि मेरे युगल को 7-8 साल पहले
ऐसे 68 ईयर हुआ था उनको, तो डॉक्टर बोले एक बार जनरल चेकअप कर लेंगे। तो स्ट्रेस टेस्ट करने गए तो सब हुआ, और जब 2 को हुआ तो उन्होंने कहा मैडम इनको तो एक साइलेंट अटैक होके आके गया है, कब आके गया वो नहीं बता सकता मैं, लेकिन आके निश्चित गया। तो हमें अभी इनका में भी मालूम नहीं, बाईपास करनी पड़ती है, पहले तो हम एंजियोग्राफी करेंगे। तो बाबा के ज्ञान होने से मुझे बिल्कुल हलचल नहीं हुई, तुरंत उस सेकंड में आया कि हाँ बाबा आप हो तो कुछ चिंता नहीं है, आप मार्ग बताते जाइए। तो फिर उन्होंने एंजियोप्लास्टी की तो बाईपास करना पड़ा। ऐसा उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि 3 बड़ी ब्लॉकेजेस थी, 95, 93, 91 ऐसे, और एक थोड़ा कम था। तो बोले कि 1 महीना तो रुक सकते हैं, लेकिन मालूम नहीं कब दूसरा आ सकता है। तो मैंने कहा नहीं, जितना जल्दी हो आप कर लीजिए। तो वो उस वक्त वो जो हमारे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन बाबा के कृपा से उनकी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल गई। मेरी बहू भी डॉक्टर है, तो ऑपरेशन के वक्त वो अंदर थी उनके साथ। तो एक मिनट ऐसा हुआ था कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन, उनको डायबिटीज़ है। तो जब उनकी नसें देखी तो वो बहुत चौकअप हो गई थी। तो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था, अभी यहाँ से निकालूँ तो ये अच्छी नहीं, यहाँ से निकालूँ तो ये अच्छी नहीं। तो थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन आई थी, लेकिन बाबा ने क्या टचिंग कर दी, उन्होंने कुछ किया और वो एकदम सक्सेसफुल हो गया। मैं बिल्कुल निश्चिंत थी, उनके जो रूम मिला था वहाँ बैठी थी, लेकिन ज़्यादा बोल नहीं रही थी। तो लोगों को लग रहा था माँ को टेंशन है। तो मेरी बेटी बेटा कह रहे थे मत टेंशन लो। मैं रहे नहीं, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ली हूँ, मैं एकदम शांत हूँ। गड़बड़ करके क्या होने वाला है, वो तो सब अच्छा है, बाबा है तो सब अच्छा ही होगा। और बहुत सब अच्छा हो गया। और दूसरा एक पॉइंट इसके लिए मुझे बताना है कि उस वक्त मैंने क्या क्या सोचा, इसलिए बता रही हूँ। मेरा नी का रिप्लेसमेंट हो गया। तो उस वक्त बहुत बार मैंने सुना था कि बाबा के जो टाइटल्स है उसमें था एक मैं यूनिवर्सल सर्जन हूँ। तो मेरा जब तय हुआ तो मैं बाबा को कहने लगी, बाबा आप तो यूनिवर्सल सर्जन हो, तो आप ही मेरे ये जो नी का रिप्लेसमेंट है वो आप ही करने वाले हो। और जब मैं अंदर जाऊंगी ऑपरेशन रूम में तो डॉक्टर होंगे, लेकिन हाथ उनके होंगे, लेकिन करने वाले आप होंगे। आपकी हाथ की शक्ति ही वहाँ काम करेगी। जो उनके असिस्टेंट होंगे, एनेस्थीसिया देने वाला होगा, वो निमित्त होंगे, लेकिन उन सबको बुद्धि देने वाले, शक्ति देने वाले आप ही होंगे। और आप खुद वहाँ बैठे खड़े होंगे और मेरा ऑपरेशन देखोगे और मुझे शक्ति देते रहेंगे कि मेरे ऑपरेशन अच्छा हो गए, मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ। तो मेरा ऑपरेशन इतना अच्छा हो गया, मुझे कुछ बाहर आई तो दर्द ही नहीं था। लोगों को 4-4 दिन चलने में लगते हैं। मेरा ऑपरेशन 1 बजे बाहर लेके आए, 4 बजे वो डॉक्टर आए, उन्होंने कहा देखो मैडम चल सकोगी? मतलब हाँ आप कहते हो तो चलूँगी। तो उन्होंने दिया और एक ने पकड़ा तो मैं चल गई। तो बोले कल से हम अभी थोड़ा फिजियो करेंगे, ऊपर जाके आओगी? मतलब हाँ आऊँगी। तो फिजियोथेरेपी शुरू हो गई। 4-5वें दिन जो फिर ये आई थी, फिजियोथेरेपिस्ट आई थी, उसने बोला अरे आपका तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं, तो अभी हम जिम में जाएंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, थोड़ी सी साइकिल। मतलब मेरा तो पाँव इतना हो नहीं रहा है, नहीं हो जाएगा, चलिए आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो 5वें दिन मैं जिम में गई, वहाँ 2 ही बार ये मूवमेंट की साइकिल चलाने की, लेकिन मुझे आ गई। इसके वॉकर पे भी चली, वो भी हो गया। इसी तरह और कभी भी मुझे कुछ दुखा नहीं कि दर्द हुए नहीं, कुछ नहीं। घर में जब 3 दिन के बाद गई तो बहुत मैं अपना अपना काम करती थी, अपना अपना किचन में जाती थी, चाय के बनाती थी, किसी की कॉफ़ी बनाती थी, नींद भी बहुत अच्छी आती थी। थोड़ा सा कभी दुखता तो मैं बाबा को बुलाती थी और बाबा को कहती थी बाबा आ जाओ, ऊपर से बहुत अच्छी किरणें दे दो मुझे। और जब मैं किरणें मांगती थी तो मुझे बहुत फील होता था कि जैसे किरणें ऐसे ऐसे लहरा रही है, एकदम ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे लहरा रही है, और 2 मिनट में वो ठीक हो जाता था।
तो ऐसे बाबा को पकड़ के रखा है, निश्चिंतता भी आ गई है उसमें। कुछ भी ऐसे लगा तो कहती हूँ बाबा आपके गोदी में बैठी हूँ, तो बाबा गोदी में बिठाए रखता है। और बचपन से मेरी जो इच्छा थी वो भगवान बाबा पूरी करता गया। तो मुझे आश्चर्य लगता था कि जब मैं बाहर पढ़ती थी, बारिश होता था, तो मैं कहती थी बाबा का तो ज्ञान नहीं था, बाबा की नहीं बनी थी, लेकिन मैं वो भी देवता है, हम पहले प्रकृति भी कहते हैं, हम बोलते जल देवता है, पृथ्वी माता है। तो मैं कहती थी चलो अभी वहाँ तक स्कूल में जाना है या कहीं और जाना है, मैं वहाँ जाऊँ और फिर बारिश बरसना। तो सच्ची वहाँ जाने तक बारिश नहीं पड़ती थी और मैं वहाँ जाती थी तो बारिश पड़ने लगती थी। ऐसे जैसे धूप थी तो मैं बोलती थी नहीं अभी धूप नहीं चाहिए, सूर्य नारायण देवता जरा धूप कम कर दो। जब मुझे गर्मी होती थी तो मैं हनुमान जी को, हमको मालूम है कि वो पूछ हिलाता है तो हवा आती है, तो मैं हनुमान जी को कहती हूँ हनुमान जी चलो जरा पूछ हिलाओ, बहुत गर्मी हो रही, तो हवा आ जाती थी। तो उसका रीज़न अभी समझ में आया कि जैसे बाबा कहते हैं तुम प्रकृति भी आपकी दासी बनने वाली है जब आप उसके होंगे। तो ऐसे उत्तर मुझे बहुत मिलते गए। मुझे पहले प्रश्न थे कि देवता है, और देवताओं को तो दिखने में तो दिखते हैं मनुष्य, लेकिन वहाँ जो देवता है उनको दाढ़ी नहीं है। हमारे यहाँ तो जेंट्स को दाढ़ी होती है, और देवी और देवता दिखते हैं तो मुख तो उनका सेम दिखता है, लेकिन हम पहचानते हैं उनको पोशाक से पहचानते हैं। ये कैसा? हम बोलते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, लेकिन अभी तो चांद तक गए लोग, तो स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? तो ये सब के प्रश्न अभी बाबा को ज्ञान आने से मिल गए, तो दिल को तसल्ली हो गई है। बाबा हर कदम कदम पर मार्ग दिखाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। ज़्यादा समय नहीं लेता, लेकिन मैं बताना चाहता था कि हम हमारी शिक्षा और कोर्स साइंस सेंटर मुंबई में दादी ब्रिजेंद्रा जो लौकिक उनकी डॉक्टर इन लॉ थी बाबा की, और संतोष दादी और माला दादी दीदी सबसे हमने कोर्स किया, मैं और गर्ल दोनों ने। और बाद में 87 से एक्चुअली ध्यान में आ गए। और बाद में पूना में दादी प्रकाश मणि जी आए थे, और हमारी जो युगल थी उनकी ग्रैंड माँ, वो उनका नाम गंगाबाई जोशी, तो पूरा महाराष्ट्रियन टाइप का 9 वारी साड़ी, अलग टाइप का साड़ी रहता है, वो पहन के, और एकदम तेजपुंज थी, क्योंकि उन्होंने वो गुरुदेव रानडे करके थे कर्नाटक के बॉर्डर में, उनसे ध्यान लिया था। और गुरुदेव रानडे फिलोसोफर और वो वाइस चांसलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो वो उनकी वो कन्याई समझिए थी, और वो आई थी, वो भी करीब 90 साल की थी। तो उन्होंने दादी प्रकाश में ने देखा और उनको स्टेज पर बुला के बाजू में बिठा के ऐसा कर दिया प्यार से, प्रेम का एकदम उनका ये था दादी प्रकाश मणि का। और हमको अभी इनको भी देख के लग रहा है कि जरा देवी को भी देख के मेरे को ऐसा प्रेम का मूर्ति दिखते हैं। ओम शांति। एक वाक्य मुझे सुना है, मेरी एक तमन्ना थी कि चंडीगढ़ देखो, क्योंकि ज्योग्राफी में सुना है, पढ़ा है कि चंडीगढ़ सिटी एकदम आइडियल सिटी है, बहुत उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिन्होंने ये बनाई उनके साथ ही मैं आने वाली हूँ। तो वो भी सपना बाबा ने मुझे पूरा कर दिया। चंडीगढ़ सिटी कल देखी, बहुत अच्छी है, बहुत लगी है। और थैंक्स भी इनके साथ में आई, इन्होंने बोला हम जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि हम आए थे स्पार्क पट्टी के लिए और वैसे ही पुणे जाने वाले थे, लेकिन दीदी ने कहा मैं जाने वाली हूँ। और फिर दीदी ने भी परमिशन दी थी, हाँ वो आएगी आपके साथ, वो भी चलेगी। और यहाँ का माहौल बहुत बड़ा सुंदर है, सेंटर बहुत बड़ा है, छोटी दीदी बड़ी दीदी सब इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बस पूछो मत।
सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स। अभी 1 मिनट बाबा को याद करके फिर पूरा